अकॉर्डिंग। या सो इन 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 रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। तो इन सब का सोल्यूशन, इन सब जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का जो नेगेटिव पॉइंट्स है, इन सब का एक सोल्यूशन है, और अलॉन्ग विथ कीपिंग द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ रियल एस्टेट, विच इज कॉल्ड रीट। रीट इज सिंपली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो क्या होता है रीट? रीट कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, इट्स काइंड ऑफ लाइक म्यूचुअल फंड। जो हमने देखा था म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ लोग है, बहुत सारे लोग, इन्वेस्टर्स, हम जैसे, जिनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, बट जिनके पास उतना फंड या उतना टाइम या उतना एक्सपर्टीज नहीं है कि वो प्रॉपर्टी ढूंढे, या इतना सारा पैसा भी नहीं है कि किसी एक प्रॉपर्टी में एक 50 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ले। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं और किसी एक ट्रस्ट को देते हैं, विच इज कॉल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट। एक कंपनी मान लो इसको, जिनके पास, जिसके मैनेजर्स होंगे, जिनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक्सपर्टीज होगा, और जिनका यही जॉब है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, उनका और कोई सेकंड जॉब नहीं है। तो ऐसे हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स अपना पैसा कलेक्ट करके ऐसी रीट को देते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप इन्वेस्ट करो। तो ये रीट क्या करती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज को खरीदती है, और उनसे जो रेंट आएगा प्रॉपर्टी से, वो हमको डिविडेंड्स और इन द फॉर्म ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन देगी। डिविडेंड्स मतलब क्या है कि जितना आपने उस रीट में कंट्रीब्यूट किया है, उस प्रोपोर्शन में आपको रेंट डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, इस रीट ने मार्केट से 100 करोड़ रुपए कलेक्ट किए और आपने उसमें 1 करोड़ रुपए जमा किए, तो आपका उस रीट में 1% ओनरशिप हो गया। तो अभी जितना भी रेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक साल में इस रीट को 50 लाख रेंट आया, तो 50 लाख का 1% आपको ये रीट देगी, 50,000 आपको रीट देगी, राइट। ये तो आपका एक इनकम का सोर्स हो गया रीट के थ्रू। एक और इनकम का सोर्स क्या है कि प्राइस अप्रिसिएशन होगा। जो भी रीट प्रॉपर्टी खरीदेगी उनकी भी प्राइस बढ़ेगी, राइट। तो उससे जो आपको बेनिफिट होगा वो भी एक आपकी इनकम होगी रीट के थ्रू। तो रीट कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। रीट सिंपली क्या है कि आप खरीदने के बजाय किसी प्रॉपर्टी को, आप किसी एक्सपर्ट को आपका पैसा दे रहे हो, और ऐसे बहुत सारे लोग उस एक्सपर्ट को पैसा दे रहे हैं, और वो एक्सपर्ट आपके बिहाफ में प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम जो आपको होती है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉब्लम वेरी एक्सपेंसिव, ये प्रॉब्लम हट गई, क्योंकि आप अभी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सब लोग मिलकर एक साथ ले सकते हो। फाइंडिंग द राइट प्रॉपर्टी, आपको राइट प्रॉपर्टी ढूंढने की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये आपके बिहाफ पे पूरा रिसर्च करेगी, पूरा एनालिसिस करेगी, और सब नेक्स्ट चीज, जो लीगल इम्प्लीकेशन, मेंटेनेंस वाली चीज है, ये सब भी वो कंपनी करेगी, क्योंकि उनका ये जॉब हो चुका है, राइट, फुल टाइम जॉब है। तो ये सब चीजें वो हैंडल करेंगी। और टेनेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज है, टेनेंट टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, या नया टेनेंट ढूंढना, ये सब टोटल इश्यूज रीट हैंडल करेगी, रीट के मैनेजमेंट हैंडल करेंगे। ओके, सब देखते हैं कि इंडिया में अभी कौन सी रीट है। तो फिलहाल रीट का ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में काफी नया है। तो इंडिया में बस अभी 2 ही रीट्स है। एक एम्बेसी करके रीट है, जो कुछ 2 या 3 सालों पहले लॉन्च हुई थी, और एक है माइंडस्पेस जो इसी साल लॉन्च हुई है। तो अभी तो बस इंडिया में 2 ही रीट्स है, बट अगले 2 सालों में काफी रीट्स इंडिया में लॉन्च होने के लिए पाइपलाइन में है। तो कम से कम 8 से 10 रीट्स जब आ जाएंगी, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको किस रीट में इन्वेस्ट करना है, कौन सी रीट अच्छी है। वो हम देखते हैं कि कैसे करना है नेक्स्ट स्लाइड में। बट हाँ, फिलहाल के लिए अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा नहीं है रीट में, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आने वाले हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमने, ठीक है, एक्सपेंसिव है माना, एक्सपर्टीज चाहिए रियल एस्टेट खरीदने के लिए डायरेक्टली, बट मान लो कि हमारे पास वो सब चीजें हैं, तो डिफरेंस क्या है? एक रीट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि मैं एक फ्लैट खरीद लूं, या एक लैंड का पीस खरीद लूं, या कोई इंडस्ट्री खरीद लूं? ये सब मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? एक सेकेंड। या सो देखते हैं हम कि रीट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डायरेक्टली खरीदना में क्या डिफरेंस है। हम इसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि रीट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। आप एक छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका एक इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है। आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी करना है और आपके पास पैसे भी नहीं है, इसका एक रीट परफेक्ट सोल्यूशन है, राइट। फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मैनेज कर रहे हैं, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें ज्यादा। आपको दिमाग इसी चीज में लगाना है कि आपको कौन सी रीट खरीदनी है, और कौन सी रीट खरीदनी है वो कैसे देखेंगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इस एरिया में प्रॉपर्टी की प्राइसेस अभी सही है या नहीं है, या पे प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ये सब आपको इतना रिसर्च या एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद जो लीगल हैसल्स होते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो आपको खुद से हैंडल करने की जरूरत नहीं है, सारे रीट करेंगी। और इंडिया में हम सबको पता ही है रियल एस्टेट में कितना ब्लैक मनी इन्वेस्ट होता है, और उसके उसी रीजन की वजह से कितने सारे लीगल हैसल्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो आपको सब ये लीगल हैसल्स, मेंटेनेंस चीजें देखने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विडिटी काफी है। अब आपका अगर कल मन करता है कि आपको पैसे की जरूरत है और आपका फ्लैट आपको बेचना है, तो आपको दिस इज नॉट रियली पॉसिबल। कुछ केसेस में भले ही हो सकता है, बट 90% ऑफ द केस में अगर आपको आज फ्लैट बेचना है तो आपको कल पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। रीट में ऐसा नहीं है। आपको अगर आज अपने रीट्स के शेयर बेचने हैं, रीट्स के शेयर एक कंपनी के तरीके से शेयर होते हैं, वो ट्रेड करते हैं मार्केट में। तो आज आपको अपने शेयर बेचने, आप बेच सकते हो, कल आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, राइट। जैसे मैंने पहले बताया कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा, जैसे रियल एस्टेट जैसा डाइवर्सिफाई करता है, वैसे ही इसका भी डाइवर्सिफिकेशन का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये इतने बड़े नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करो, बट हमको बस जानना चाहिए कि उससे डिफरेंट क्या है, कि हमको कहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इस तरह के नेगेटिव पॉइंट है ये। तो फर्स्ट है कि हमारा कंट्रोल डिसीजन मेकिंग पे जो होता है वो कम होता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाके एक प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आप अपना रिसर्च लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, ये सही है या नहीं है। आपका एक्सपीरियंस आप उसमें इन्वॉल्व करोगे, तो आपका आपका टोटल कंट्रोल है कि आपको क्या प्रॉपर्टी खरीदनी है, राइट। लेकिन जब आप रीट में इन्वेस्ट करते हो तो आप पे पूरा कंट्रोल नहीं है कि आप क्या वो रीट कहाँ पे किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगी। बट ऐसा भी नहीं है कि 100% आपको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि हर रीट का एक मैंडेट होता है कि वो रीट कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रीट्स को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अभी तक अलाउड नहीं है, या बहुत कम इन्वेस्टमेंट वो कर सकती है, लेस देन लाइक 5%। तो इंडिया में ये रूल है कि 90% ऑफ द रीट जो उनका फंड है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में, जो कि ऑलरेडी रेंट प्रोवाइड कर रही है, ऐसी प्रॉपर्टीज में उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये तो कंट्रोल है आपका, मतलब इतना तो आपको पता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बट आपको डिटेल नहीं पता कि मुंबई में ये वाले कमर्शियल में करेंगे या नेक्स्ट वाले कमर्शियल में करेंगे, इतना आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। फिर जैसे रियल एस्टेट हम खरीदते तो आपको पता है कुछ फर्स्ट टाइम होम खरीदने में कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, उस तरह के टैक्स बेनिफिट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आप एक्चुअली रियल एस्टेट को नहीं खरीद रहे, राइट। देन जब आप खुद से खरीदते हो तो आपको मे बी इतना फीस नहीं देना पड़ता होगा, बट सिंस यहाँ पे एक एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है आपका पूरा फंड, आपका रियल एस्टेट, तो आपको एक ऑब्वियसली कुछ फीस देना पड़ेगा, राइट। वो फ्री में तो आपके लिए मैनेज नहीं करेगा कोई, उसकी भी सैलरी है, वो सब चीजें, मेंटेनेंस कॉस्ट है, लीगल उसके लॉयर्स होंगे, वो सब फीस आपको थोड़ा देना पड़ेगा। तो एज कम्पेयर टू बाइंग अ फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर योर सेल्फ, आपको रीट के केस में कुछ एक फीस देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि जैसे मान लो आपने कोई इन्वेस्ट किया आज किसी प्रॉपर्टी में, और आपको लगता है एक अपने लैंड एक फ्लैट खरीदा फॉर एग्जांपल, और आपको लगता है कि 2 साल बाद इस फ्लैट की प्राइस, मैंने जो लेट्स से आपने 20 लाख में खरीदा था, और आपको लगता है कि आज इसकी 25 लाख प्राइस होगी और मुझे इसको बेचना है, तो उस केस में आप उसको बेच के वो प्रॉफिट कमा सकते हो। बट रीट के केस में क्या होगा, आप वो प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, आप अपने रीट के शेयर को बेच सकते हो बस, राइट। बट इसका भी एक कोरिलेशन है कि अगर आप रीट जो आपका ट्रस्ट है उसने आपके जहां पैसे इन्वेस्ट किए, उस प्रॉपर्टी का अगर प्राइस बढ़ता है तो आपके रीट के जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। तो उस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, बट डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत बढ़ गई है, तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो हो गया हमारे कुछ डिफरेंस कि डायरेक्ट रियल एस्टेट खरीदने में और रीट में इन्वेस्ट करने में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग और ये भी पूछते हैं कि ऐसी बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज भी है, फॉर एग्जांपल डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनमें इन्वेस्ट करने में और रीट में इन्वेस्ट करने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसमें भी देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि रीट जो है ये काफी रेगुलेटेड है। जैसे मैं आपको बताया अभी कि 90% जो भी रीट का फंड है वो रीट को कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इंडिया में अभी इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा जैसा मिसयूज ऑफ फंड नहीं मिलेगा। जिस तरह से मान लो आपने डीएलएफ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो डीएलएफ उसका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा आपको नहीं पता। वो किसी नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कर सकता है, या किसी नई कंपनी को अक्वायर कर सकता है, या कोई भी और रीजन हो सकता है उसकी कंपनी को ग्रो करने की। आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। बट रीट में इन्वेस्ट करने का आपको पता है कि आपका पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो रहा है, और ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो अभी रेंट दे रही है, ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में रीट को इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है जहाँ पे वो अभी डेवलप हो रही है। ओनली
ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अभी रेंट जनरेट कर रही है, जो कंप्लीटली रेडी है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन रिस्क। जैसे मैंने अभी बताया कि लेट्स से आप रीट में इन्वेस्ट करते हो तो ऑलरेडी एक बनी बनाई प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट कर रहा है आपके लिए, राइट। बट अगर आप डीएलएफ में, गोदरेज में इन्वेस्ट करते हो तो वो जो आपका पैसा है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उस पैसे का कुछ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो किसी एक नए कंस्ट्रक्शन के लिए आपका पैसा यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जीक्यूशन रिस्क आता है। आपको पता ही है कि रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कितने डिले होते हैं, तो राइट। तो एक आपके पैसा का थोड़ा रिस्क बढ़ गया कि अगर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको रिटर्न्स भी टाइम पे नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये थोड़ा एक एग्जीक्यूशन रिस्क आता है। फिर एज कम्पेयर टू इन सब एग्जीक्यूशन रिस्क की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट रीट में क्या सेफ है, क्योंकि हाईली रेगुलेटेड है और रेंट पेइंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको मंथली कुछ ना कुछ पैसा मिलते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट कंपनीज इसमें रिस्क थोड़ा कम है। और जैसे मैंने बताया कि हर महीने आपको रेंट आएगा, तो हर महीने तो आपको ऑब्वियसली रीट नहीं देगी, रीट आपको साल में दो बार या 3 बार जो भी उसका प्री डिसाइडेड है उस टाइम पे पैसा देगी। पर आपको उस टाइम पे जो रेंट आ रहा है वो पैसा मिलते रहेगा, मतलब आपको साल में 3 बार या 2 बार जो भी रीट ने डिसाइड किया इन फ्रीक्वेंसी से पैसा मिलता जाएगा। एज कम्पेयर टू आप डीएलएफ में इन्वेस्ट करते हो तो डीएलएफ आपको कोई डिविडेंड दे या ना दे वो डीएलएफ की टोटल मर्जी है। अगर डीएलएफ के काफी अच्छे प्रॉफिट है उस साल में तो आपको डिविडेंड पैसा देगा, अगर नहीं हुए तो नहीं भी देगा। या आपके उसको लगता है कि डिविडेंड देने के बजाय मुझे किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। तो आपके पास एक फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं है डिविडेंड्स के फॉर्म में, राइट। और अगेन जैसे मैंने पहले बताया था इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और नेगेटिव्स क्या है कि डीएलएफ के शेयर्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल डीएलएफ के शेयर की वैल्यू आज 200 रुपए, तो आप डीएलएफ का एक शेयर भी खरीद सकते हो। लेकिन रीट में इन्वेस्ट करने का एक और वो है कि आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, इसमें एक लॉट साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको रीट के 200 शेयर खरीदने पड़ेंगे एक साथ, आप एक शेयर, 2 शेयर या 100 शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते। तो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट इट्स वे बेटर देन इन्वेस्टिंग टेंस ऑफ लैक्स, राइट। 20 लाख 30 लाख इन्वेस्ट करने से अच्छा आप 200 शेयर खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपए भी है तो 200 का आपको 20,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज वे बेटर देन दैट। देन नेक्स्ट बेनिफिट है कि नेक्स्ट ड्रॉबैक है लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। तो डीएलएफ अगर आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा होगी, राइट। जितना आपका रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न भी होंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे रीट में मिसिंग है, क्योंकि रीट एक आपको स्टेबल इनकम प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, इसलिए वो रिस्की प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा या उसको अलाउड ही नहीं करना। तो आपका वो ग्रोथ जो है रिस्क लेने से जो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट रियल एस्टेट में हम जनरली स्टेबल रिटर्न के लिए या सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, सो इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग टू हैव। जैसे मैंने पहले बताया कि नो पार्टिसिपेशन इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, सो REITs आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उनको रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। देन अगेन जैसा मैंने पहले एक्चुअल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के टाइम बताया कि आप डायरेक्टली बेच के प्रॉफिट नहीं रियलाइज कर सकते हो। ओके, सो रीट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको कैसे रिटर्न्स मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एक स्टेडी रेंटल इनकम मिलेगा, जो भी जहाँ पे भी आपकी रीट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने बॉम्बे में किसी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसका एवरी मंथ उस कंपनी को उस रीट को रेंट आ रहा है, तो वो रेंट आपको एवरी 6 मंथ एवरी 3 मंथ वो रीट आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स प्रोवाइड करेगी। तो एक रेंटल इनकम के फॉर्म में आपको रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है कैपिटल अप्रिसिएशन, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करिए जिस प्रॉपर्टी को रीट ने खरीदा है, ऑब्वियसली उसकी प्राइजेस भी कुछ टाइम बाद बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी आपको एक कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। और इस कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे आपको कैसे फायदा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने आज उस रीट के शेयर 100 रुपए में खरीदे, तो जैसे उस प्रॉपर्टीज के प्राइजेस बढ़ रहे हैं जहाँ पे रीट ने इन्वेस्ट किया है, तो आपके रीट का जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ते जाएगा। आपने अगर 100 रुपए में शेयर खरीदा है तो कुछ एक साल बाद मे बी उसकी प्राइस 110 रुपए हो जाए, ये जो भी है फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आर्बिट्राज, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो जैसे हम शेयर्स में देखते हैं कि कोई किसी रिसर्च ने बताया कि इस कंपनी की वैल्यू एक्चुअल होनी चाहिए, इस शेयर की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपीज, बट ये शेयर अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है 80 रुपीज पे।
तो आपको क्या लगेगा, इसकी वैल्यू अगर 100 रुपीज पे है लेकिन मुझे 80 रुपीज में मिल रहा है तो मैं इसे खरीद लेना चाहिए क्योंकि मुझे सस्ते में मिल रहा है। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में आती रहती है। जनरली रीट के केस में ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं आती है क्योंकि रीट के केस में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होती है, राइट, क्योंकि उनको पता है कि इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया और मुझे रेंट आना है, कुछ ज्यादा इसमें अनसर्टेनिटीज नहीं है जैसे किसी बिजनेस में होती है कि आगे नेक्स्ट ईयर मेरे प्रॉफिट कैसे होंगे, नेक्स्ट ईयर मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, ये सब अनसर्टेनिटी रीट में नहीं होती है। इसलिए इसमें ज्यादा आर्बिट्राज भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आर्बिट्राज होता है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे भी कोविड आया, राइट, तो कोविड जैसे ही आया तो लोगों ने एंटिसिपेट किया कि अभी तो ऑफिस बंद हो जाएंगे तो रेंट इनकम भी बंद हो जाएगी, तो रीट का जो इनकी जो शेयर प्राइस थी बहुत ज्यादा गिर गई एज कम्पेयर टू जितनी गिरनी चाहिए थे, गोइंग बाय द रिसर्च, गोइंग बाय द वैल्यूएशन, उससे बहुत ज्यादा गिर गई। तो इस टाइम पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी। तो ऐसे कभी कभी टाइम में जहाँ पे मार्केट में डाउनफॉल होता है या मार्केट का सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, इन फ्यू केसेस में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और इस तरह से भी आप इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का यूज करके भी आप रिटर्न्स कमा सकते हो। तो ये 3 मेन तरीके हैं जैसे आप इसमें रिटर्न्स कमा सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट जहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने फ्लैट लिया है, उस केस में भी आपको रेंटल इनकम मिलेगा, उस केस में भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। उसके आर्बिट्राज आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ की पूरी सेविंग 50 लाख, तो आप बार बार तो बाय सेल तो नहीं करोगे इस चीज को, तो आपको आर्बिट्राज उस केस में देखने नहीं मिलेगा। बाकी ये फर्स्ट 2 चीजें आपको रियल लाइफ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के बाद देखने मिलेंगी। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि रीट्स के कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आप रीट्स को कैसे पहचानते हो? तो सबसे पहले जैसे हम स्टॉक मार्केट में नॉर्मल शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही रीट्स के भी शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो जैसे आपका आपने रिलायंस के शेयर खरीदे वैसे आप किसी पर्टिकुलर रीट के, फॉर एग्जांपल एम्बेसी रीट के आप शेयर्स खरीद सकते हो मार्केट में। ओके, जैसे मैंने पहले बताया सेकंड पॉइंट कि अभी सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इंडियन रीट्स को अलाउड है। जब आप देखेंगे कि यूएस में भी काफी रीट्स, यूएस में काफी फेमस कॉन्सेप्ट है रीट, तो आप देखेंगे यूएस में रीट बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट करती है, रेसिडेंशियल में भी करती है, कमर्शियल में भी करती है, इंडस्ट्रियल में भी करती है। तो वहाँ पे काफी ज्यादा उनको, क्योंकि मार्केट काफी डेवलप हो गया, इंडिया में भी नया मार्केट है तो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने रिटर्न्स मुझे एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो जनरली हमको बताया जाता है कि 10 to 12%, 12 to 15% डिपेंडिंग ऑन द रिस्क आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो आप रीट्स में भी 11 to 14% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर 3 to 5 years, राइट। बट ये रिटर्न्स में उतना रिस्क नहीं है जितना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पे आपको जितना रिस्क मिलेगा। प्लस जो 11 to 14% का 5 to 6% जो पार्ट है वो फिक्स आपको एवरी ईयर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये तो फिक्स्ड है। जो बचा हुआ 6 to 7% जो पार्ट है वो आपको प्राइस अप्रिसिएशन से मिलेगा, जैसे आपके शेयर्स में आपको मिलता है कैपिटल अप्रिसिएशन। तो ये रिटर्न आप रीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। और जैसे मैंने पहले बताया कि रीट में एक मिनिमम लॉट साइज होता है विच इज करेंटली 200 शेयर्स इन इंडिया। सो डिपेंडिंग ऑन द रीट का शेयर प्राइस ये 50,000 to 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो आपको नॉर्मल जो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो आप उसमें 5,000, 1,000 या 500 रुपीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आपको रेट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 50,000 से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि रेट का अभी क्या ट्रेडिंग चल रहा है। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिविडेंड जो आपको मिलते हैं रीट से उसका इनकम टैक्स इफेक्ट क्या होता है। तो जो भी डिविडेंड आपको रीट से मिलते हैं वो आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10% टैक्स ब्रैकेट में लाई करता हूँ तो जितना भी मुझे डिविडेंड मिलेगा उस पर मेरे को 10% टैक्स देना पड़ेगा, करेक्ट। सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन यू। एंड जो आप रीट्स का शेयर बेचते हो, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए में खरीदा और अगले साल 200 रुपए में बेच दिया फॉर एग्जाम्पल, तो जो कैपिटल गेन जो हुआ आपका 100 रुपीज का, इस पे आपको कैसे टैक्स लगेगा। तो अगर आप 3 साल से पहले बेचते हो तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा जो 100 रुपीज आपने प्रॉफिट कमाया, और अगर आप 3 साल के बाद बेचते हो तो आपको 10% देना पड़ेगा, सिंपल, राइट। तो ये तो हो गया कुछ सिंपल थिंग्स टू कीप इन माइंड अबाउट रीट। Abhilash, या question. Previous हाँ, previous slide. या ओके। तो यार ये जो we can expect a return of 14%, let's say at the higher end also at the year
in the span of 3 to 5 years. करेक्ट. यार अगर हम देखें तो सेविंग्स अकाउंट अगर हम देखें तो वो तो लाइक अगर हम कम से कम भी अज्यूम करते हैं विद दिस टाइम स्पैन, तो सेविंग्स अकाउंट में अगर हम ये मनी पार्क करके रखते हैं तो अपने को बेटर रिटर्न्स नहीं मिल रहे विद इवन लेसर रिस्क. No, this 11 to 14% return is per year return. Per year return, okay. Yeah. So whenever we talk about returns, it's per year. It's not 5-year return. Acha. Yeah, because I got confused when you said over the 3 to 5 years. No. By over the 3 to good question, very good question. By over the 3 to 5 years, what I mean is कि आपको 3 से 5 साल इसको इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप 1 साल इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से मैंने आज 2020 में इन्वेस्ट किया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2021 में फॉर श्योर मेरे रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ेंगी 5-6%. हो सकता है कि गिरेंगे भी, या हो सकता है कि 15% भी बढ़ जाए. तो जो मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन वाला पार्ट है, उसकी मुझे श्योरिटी नहीं है बढ़ने की, राइट. डिविडेंड तो मुझे मिलता रहेगा हर साल रेंट के फॉर्म में, बट मेरा जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो मैं 1 साल में बता नहीं सकता श्योरिटी से. तो 3 to 5 years में उसको बढ़ना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में, तो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस भी उतने तो बढ़ेंगे 5 से 6% जितना मार्केट में इन्फ्लेशन. वो एवरेज आउट करके अराउंड 11 to 14 hours पर ईयर आता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. Correct, you're right, yeah. Okay, so अभी तो मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है रीट के, लेकिन जब भी मार्केट में कम से कम 6-7-8 ऑप्शंस आ जाएंगे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड टू हैव इन्वेस्टमेंट इन योर पोर्टफोलियो. तो हम देखते हैं कि मार्केट में जब काफी रीट्स आ जाएंगे तो उनमें इन्वेस्ट कैसे करना है, चूज कैसे करना है. लेट्स से हमारे पास मार्केट में 10 ऑप्शन है, उनमें से कैसे चूज करना है. तो जब भी रीट्स आ जाएंगे, द फर्स्ट थिंग हमको देखना है कि रीट ने कौन सी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, राइट. तो रीट का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज में उनका कितना पैसा अभी इन्वेस्टेड है और उन्होंने कब इन्वेस्ट किया. तो आप उनके वेबसाइट पे जाओगे, उनका ब्रोशर डाउनलोड करोगे, उनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी कि रीट ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया. तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा लोकेशन अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ और कोई रीट है जो बॉम्बे की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगी बॉम्बे की प्रॉपर्टी कौन सी सही है या नहीं है. तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास 1000 करोड़ रुपीज है जो रेट का फंड है. तो अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपीज होते तो आप कौन से प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल जो बॉम्बे का है उसको पता है कि बॉम्बे का बीकेसी एरिया इज लाइक हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा वहां पे रेंट मिलता होगा जो कमर्शियल है. तो अगर जो बॉम्बे का है वो ऑब्वियसली चाहेगा कि बीकेसी में मेरी प्रॉपर्टी हो, लेकिन बीकेसी में मिनिमम प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है 20-50 करोड़ से, तो नॉट एवरीवन कैन इन्वेस्ट. तो ऐसे अज्यूम करो कि आपके पास 100 करोड़ रुपीज है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीदोगे, और ऐसी रीट खरीदो जो वहां पे जहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, राइट. नेक्स्ट आपको देखना है कि प्रोमोटर ग्रुप, हर रीट का एक प्रोमोटर ग्रुप होता है. तो आपको वो देखना है कि प्रोमोटर ग्रुप मतलब कौन उस रीट को मैनेज कर रहा है, कौन उस फंड का टेक केयर कर रहा है. तो आपको देखना है कि उसका हिस्ट्री क्या है. जैसे म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कि फंड का मैनेजर कौन, सेम थिंग. आपको देखना है कि उसका एक्सपीरियंस सही है या नहीं, पास्ट में उन्होंने किसी रियल एस्टेट कंपनी में या किसी रीट में काम किया है तो वहाँ पे कैसे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, कैसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, वो सब देखना है. ओके, एंड देन नेक्स्ट आपको देखना है ऑक्यूपेंसी लेवल. तो रीट में ये भी आपको उनके ब्रोशर में ये भी उनको मैंडेटरी डिक्लेयर करना कि उनका ऑक्यूपेंसी लेवल कितना है. तो जितना ज्यादा ऑक्यूपेंसी लेवल होगा उतना ज्यादा आपको रेंट मिलेगा, राइट. एंड देन डाइवर्सिफिकेशन. तो आपको ये भी देखना है कि रीट कहीं एक ही जगह पे, एक ही सिटी में, एक ही एरिया में तो नहीं इन्वेस्ट कर रही है, कि कुछ पार्ट उसका या कुछ पार्ट उसका बॉम्बे में इन्वेस्टेड है, कुछ दिल्ली में इन्वेस्टेड है, कुछ बैंगलोर में इन्वेस्टेड है. तो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मे बी किसी साल में बैंगलोर का रियल एस्टेट काफी बूम करे, किसी साल में बॉम्बे का रियल एस्टेट बूम करे. तो जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा उतना ज्यादा आपके लिए आपके कैपिटल अप्रिसिएशन के ज्यादा अच्छा होगा और ऑक्यूपेंसी लेवल के लिए भी ज्यादा अच्छा होगा. Yeah, that's it from my side. We are open to questions then, if you have any questions. Any questions? हेलो. Hello, hi. हाँ, ये आपने भी बताया कि रीट के अपने को अगर खरीदना है शेयर, राइट. Yeah. तो इसका शेयर्स का ट्रेडिंग कैसे होगा, अपना डायरेक्ट बीएसई एनएसई से होता है या
करेक्ट या जैसे नॉर्मल शेयर्स का जैसे ट्रेडिंग होता है वैसे इनका भी ट्रेडिंग होता है। ओके, तो अपन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। ये लिस्टेड Correct, कंपनी है दोनों, एम्बेसी एंड करेक्ट यस जैसे आपके नॉर्मल शेयर्स होते हैं बस वैसे ही होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है मेन ट्रेडिंग के टर्म्स में कि आपको एक या दो शेयर खरीद नहीं सकते आप, आपको एक लॉट साइज होता है उसी में खरीदना पड़ेगा 200 शेयर। ओके, तो मिनिमम लॉट साइज ही उसका 200 होता है। करेक्ट और आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जो एम्बेसी का रेट है उसका शेयर प्राइस शायद अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 250 ऐसा कुछ है, तो आपको मिनिमम 50,000 अराउंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। ओके, या बट जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्ट करता है उसके लिए 50,000 तो टिकट साइज कम ही है, राइट। अगर आप उसके अलावा अगर डायरेक्टली आप किसी फ्लैट खरीदने जाते हो या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो आपको काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक 50,000 या 1 लाख भी आपको शुड बी अ बिग अमाउंट अगर आपको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में। या राइट। एनी अदर क्वेश्चन? या सॉरी प्लीज। इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट? या डेफिनेटली। अभी करंटली तो इंडिया में ऑप्शंस काफी कम है, 2 ही ऑप्शंस है, बट जब भी फ्यूचर में और ऑप्शंस आएंगे तो मार्केट काफी मतलब अभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है और लोग इसके बारे में इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है क्योंकि ऑप्शंस कम है, लेकिन फ्यूचर में आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होने वाला है जिनको भी रियल एस्टेट के, क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी अच्छे रिटर्न्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंट एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल, तो फ्यूचर में काफी ज्यादा इसका स्कोप है। तो जिनको भी रियल एस्टेट कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर्सनली आई रियली लाइक दिस ऑप्शन। ओके, बट लेकिन जब अपने को सेल करना हो, सपोज अगर अभी मैंने लिया, ठीक है, 1 दिसंबर को अगर मैंने कुछ बाय किया, माइंड स्पेस बाय किया और मुझे उसको सेल करना है आफ्टर 6 या 8 मंथ बाद, मुझे लगता है कि नहीं अभी सेल कर देना चाहिए, उसमें थोड़ा या तो नॉर्मल जैसे आप शेयर्स को बेचते हो वैसे बेच सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सेम प्रोसीजर उसका रहेगा, वही सेम एग्जैक्टली सेम ट्रेडिंग के टर्म्स में एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है, नो डिफरेंस। इज इट द टाइप ऑफ एसएमई? सॉरी, ये एसएमई के जैसा है क्या, जो एसएमई आता है अभी आईपीओ में, जैसे एसएमई नहीं क्या? नहीं ऐसे में मतलब स्मॉल जो कंपनीज होती है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, उनका आईपीओ बेसिकली ये एक कंपनी नहीं होती है, ट्रस्ट होता है बेसिकली जो आपके पैसों को बस इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिहाफ में। एसएमईज एक प्रॉपर कंपनीज है जो अपना ऑपरेशन संभाल रही है, आप बस उनको उनके एक्सपेंशन के लिए या उनके ऑपरेशंस के लिए आईपीओ के थ्रू पैसे दे रहे हो, बट दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग, दिस इज अ ट्रस्ट। जैसे म्यूचुअल फंड है ना, वैसे ही है। आप बेसिक आइडिया अगर आपको समझना है तो म्यूचुअल फंड की तरह, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा कलेक्ट करके किसी ट्रस्ट को दे दिया जो आपके बिहाफ में प्रॉपर्टीज खरीद रहा है। ओके, लाइक फंड मैनेजर जैसे है वैसे ही इसमें भी है फंड मैनेजर एंड वो। करेक्ट एग्जैक्टली। जैसे म्यूचुअल फंड की भी कुछ फीस होती है वैसे इनकी भी फीस होती है। ओके, थैंक यू। या थैंक यू। अभिलाष, या ये मतलब एनीवे ये अभी जैसे मार्केट में ट्रेड होता है तो सेंटिमेंट्स वगैरह तो इन्फ्लुएंस करेगा इसको, बट यू सी कि अभी बहुत सारे कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम बोला है, तो व्हाट इज द फ्यूचर, मतलब क्योंकि कमर्शियल स्पेसेस तो होगा नहीं। सेकेंडली अ फॉलो अप क्वेश्चन इज कि ये सिर्फ ऐसे कमर्शियल स्पेसेस ही देता है या फैक्ट्रीज वगैरह वैसे टाइप्स के भी देता है, सो दैट इट विल नॉट अफेक्ट ये लॉकडाउन वगैरह वो सब की वजह से या फिर वर्क फ्रॉम होम की वजह से? वेरी गुड क्वेश्चन। सो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, वही है, जैसे आपको रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपने ये तो सोच लिया होगा कि रियल एस्टेट मार्केट अभी सही है या नहीं है, वो तो आपको डिसाइड करना है पहले, राइट। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप टाइमिंग देखते हो ना कि इस कंपनी के शेयर अभी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो वो आपको सोचना है कि किस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है। अभी जैसे आपने बताया कि इस टाइम पे अभी कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि कभी रियल एस्टेट की डिमांड आएगी नहीं, राइट। तो जब भी आपको लगता है कि टाइम सही है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, तो दैट टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आज तो आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है ज्यादा, तो आज तो आई कांट से यू शुड इन्वेस्ट और नॉट, बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट थ्रू रीट। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन क्या था, भूल गया मैं। सेकंड क्वेश्चन इज ओनली ऑफिस स्पेसेस देते हैं या फिर इसके अलावा? या करंटली सो 90% ऑफ वेयर हाउस हो गया,
Amazon के लिए वैसा एग्जांपल। नहीं, करंटली कमर्शियल जो ऑफिस स्पेस है उनमें इनको इन्वेस्ट करना कंपलसरी है इंडिया में। बट जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगा और ज्यादा रीट्स आती जाएंगी, तो इंडस्ट्रियल स्पेसेस में भी इनको ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा अभी यूएस में होता है, यूएस या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में होता है रीट्स, और रेसिडेंशियल में भी करेंगे इनफैक्ट, लेकिन फिलहाल बस कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल में। क्या या थैंक्स। अच्छा, अभी तो सिंस द मार्केट इज डाउन, एक्चुअली मुझे लगता है कि इट कुड बी द राइट अपॉर्चुनिटी टू बाय ना, अभी लो रेट्स होंगे शायद। सो कैसा होता है इसका, जो रीट का जो प्राइस होता है, जैसे मार्केट में शेयर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, राइट? उस कंपनी की वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे एक शेयर प्राइस मार्केट में आता है, राइट? उसी तरह से रीट का भी जो शेयर प्राइस होता है वो इस तरह से आता है कि मार्केट में रियल एस्टेट की क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग इसका रीट का शेयर प्राइस आता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे मान लो बीकेसी में एक रीट ने इन्वेस्ट किया बॉम्बे में, राइट? और उसने वहां पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी और तब उसका शेयर प्राइस था फॉर एग्जांपल 100, राइट? तो अगर आप फॉर एग्जांपल आज बोलेंगे कि कोविड के वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 करोड़ से 90 करोड़ हो गई, तो आज इस पॉइंट पे उस रीट के शेयर प्राइस की वैल्यू भी 100 से 90 हो जाएगी। करेक्ट। सो यू कांट से कि अगर अभी मार्केट डाउन है तो इसकी शेयर प्राइस भी डाउन होगी तो सही टाइम है खरीदने के लिए, ये ऐसा हो सकता है, बट जनरली होता है मार्केट अपने आप प्राइस को करेक्ट कर लेता है। एडजस्ट कर। या अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, अभी लाइक यू सेड कि हम लोग को खरीदना है तो 200 शेयर्स एट वन गो वी हैव टू बाय। करेक्ट। सेलिंग में भी सेम थिंग है, 200 की देयर वी कैन सेम 200 का ही लॉट बेचना पड़ेगा। करेक्ट या Okay. एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, if no other questions we can end, or we can take questions on WhatsApp. या आप पोस्ट करेंगे ना इसका पूरा? Yeah, sure. Yeah. Okay. Thank you everyone. Thank you for your time. Thank you.